सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया और उसमें फिर जो हुकूमत इत्तेहाद है वो अब असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया है। जो इजाफी नशिस्तें थीं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि इन तमाम सियासी जमातों को जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं उनको ये नशिस्तें अलॉट कर दी जाएँ उनकी सीटों के एतबार से। तो अब उस फैसले को आज मुअत्तल किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल असम्बली में पैदा हो सकती है। एक तो वो 226 का वो फिगर था 2/3 अक्सरियत वाला, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अब उससे कहीं कम सीट्स हुकूमत इत्तेहाद की रह जाएंगी। और फिर अब इसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में कि जो आईनी तरामीम है वो करना फिर इस हुकूमत इत्तेहाद के बस की बात नहीं रहेगी और फिर इसमें भी उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब अपोजिशन यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कितनी बड़ी कामयाबी है। अभी तो ये अपीलें मंजूर हुई हैं, 3 जून से इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी है। अब हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो अपोजिशन है उसको ये एक रिलीफ तो अदालत से मिला है, आने वाले दिनों में मजीद कितने रिलीफ मिलते हैं और जो उनकी तहरीक है वो हुकूमत को फिर किस हद तक नुकसान पहुंचाने का बाइस बनती है। अब पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े अहम फेज से गुजर रहा है। बड़े पैमाने पर सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सऊदी अरब का एक बड़ा अहम वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ ये मसाइल भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त गंदम के का जो स्कैंडल है उसका है। जो इजाफी गंदम को दरामद किया गया और पाकिस्तान मंगवाई गई, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अनवारुल हक काकड़ जो कि साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर में भी बड़ी मकदार में ये गंदम मंगवाई गई और उन्होंने उससे मुतालिक क्या बयान दिया गुज़िश्ता रोज़ का, उनका एक छोटा सा ज़रा एक गुफ्तगू का हिस्सा सुनिएगा, फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा की बात प्राइवेट सेक्टर के हवाले से आई कि 1.4 मिलियन मैट्रिक टन है, इसमें जो 9 लाख टन है वो इस 1.5 महीने में इस हुकूमत के दौरानिए में आया। तो हमारे दौरानिए में 4 या 3.5 या 4.25 लाख टन आया। न मैं इसको स्कैंडल समझ रहा हूं जो इनके दौर में आया, न उसको स्कैंडल समझ रहा हूं जो हमारे दौर में आया। इट इज नॉट अ स्कैंडल। प्लीज आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक अ स्कैंडल। 11 लाख या 10 लाख टन गंदम 25 करोड़ लोगों के मुल्क में दाने एक्स्ट्रा आ गए हैं और 25 करोड़ लोग फेल हो रहे हैं ये समझने में कि हम इसका क्या करें। आप सोल्यूशन ढूंढने की बजाय एक दूसरे पे स्याहियां फेंक रहे। आटा 100 से 60 किलो रुपए पे सस्ता हुआ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने कहा कि 17% पे इन्फ्लेशन आया और उस इन्फ्लेशन के नतीजे में जो 40% पाकिस्तान का जो आम आदमी है, मैं उससे मुखातिब हूँ, जो एक वक्त की दिहाड़ी, जो मजदूर, जो ये कैमरामैन, ये लोग हैं, इनको रोटी सस्ती मिली। और तकलीफ अशराफिया को क्या है कि इनको सस्ती रोटी क्यों मिली और उसकी मुझे गाली पड़ रही है, उसके लिए मुझे चोर कहा जा रहा है। यानी मैंने चोरी की है पाकिस्तानियों ताकि 12 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को सस्ती रोटी मिले। तो इस गंदम के स्कैंडल को अनवारुल हक काकड़ साहब स्कैंडल समझ ही नहीं रहे। अब उनका ये बयान किस हद तक हकीकत से करीब तर है? क्या जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं या अपोजिशन में शामिल सियासी जमातें हैं, क्या उनके लिए ये काबिल कबूल है? इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। सेनेटर हुमायूं मोमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सैर कामरान साहिबा ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। रफीक रजवाना साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो हुमायूं मोहम्मद साहब, आप गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सिर्फ इजाफी सीटों से मुताल्लिक ही है, लेकिन वो किसी हद तक आप लोगों के हक में है। अब अपीलों पर अभी समाअत होना बाकी है। इस मौके पर इस फैसले को अपने लिए आप कितना खुशाइन समझ रहे हैं कि जो 2/3 की अक्सरियत थी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की, कम अज़ कम वो अब खत्म हो गई है टेक्निकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु या का नस्तईन। देखिए, हम ये समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और इसमें जब आप बात करते हैं ना रिलीफ की, देखिए रिलीफ इंसान को तब मिलता है जब अगर किसी ने, अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक्सीडेंट किया, गलती मेरी थी और मुझे आप सज़ा देने की बजाय, जेल में डालने की बजाय मुझे आप कहते हैं चलो यार हम तुम्हें माफ़ करते हैं, तो फिर आप मुझे रिलीफ दे रहे हैं। या 5 महीने जेल की बजाय आप मुझे कहें ये 50,000 रुपये तुम्हारा फ़ाइन है, हम तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं देते, वो रिलीफ है। लेकिन जब आप मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट आपकी गलती की वजह से होती है और आप मुझे ही जेल में डाल देते हैं
और फिर बाद में जब पता चलता है कि गलती आपकी थी तो मुझे निकालते हैं, तो फिर आप मुझे रिलीफ नहीं दे रहे हैं, फिर आप मुझे मेरा हक देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिलीफ में ना गिनिए। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट्स थी, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल रही हैं, जो उनको मिलना चाहिए था, और ये पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ था कि ये हमको मिलना चाहिए था, ये हमारा था, क्योंकि ये एक किस्म का जो बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, जब आप लोगों ने, जब चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को एक दिन के अंदर अंदर चेंज करके और जाके 2 दिनों के अंदर वो सारा कुछ करके हमसे सिंबल ले लिया। ये याद रखें, सिंबल का मतलब ये होता है कि हमारी अनपढ़ आवाम होती है तो वो सिंबल के बेसिस पे वो करते हैं, हमारा किसी और दुनिया में सिंबल नहीं होता। तो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी रजिस्टर्ड जमात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल लिया नहीं जा सकता। आप फाइन कर सकते हैं, जैसे ANP को फाइन किया था, उनको 2.5 लाख किया था या 20 लाख किया था, आप हमें 1 करोड़ फाइन कर सकते थे कि यार तुम्हारा बड़ा जुर्म है, 1 करोड़ फाइन, लेकिन सिंबल नहीं ले सकते थे। ये आपने हमसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स का आपने वायलेशन की थी। उस बेसिस पे, उस फैसले की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने एक और जुल्म ये किया कि उन्होंने हमारी रिजर्व सीट्स उठाकर हटा ली। हालांकि ये याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर 1 इलेक्शन कमीशन में आज भी रजिस्टर्ड जमात है, नंबर 2 जो सुन्नी इत्तेहाद है वो आज भी रजिस्टर्ड जमात है विद सिंबल है। अब आप जब हम ये कर लेते हैं तो आप हमसे हमारे रिजर्व सीट जो का हमारा फंडामेंटल राइट है नहीं ले सकते। तो इस बेसिस पे ये है, और इन लोगों के साथ तो ये होना था, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है इनके साथ, अभी तो इनसे सिर्फ ये 25-30 सीटें निकलेंगी और उसका चलें अभी आगे क्या क्या होगा हमारे साथ इस पर आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये एक सवाल इससे मुतालिक मेरा जरा सा छोटा सा है, ये इलेक्शन कमीशन से जब सिंबल लेने का फैसला आया, आप लोग पेशावर हाई कोर्ट गए, वहां से आपको सिंबल वापस मिल गया, आपने पेशावर हाई कोर्ट की वाह वाह कर दी कि भी बड़ा जबरदस्त फैसला है। फिर वो फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में रिवर्स हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोगों ने नहीं माना। फिर इसी तरह अब ये जो इजाफी सीट्स वाला फैसला है ये पेशावर हाई कोर्ट से आया तो आप लोगों ने फिर उस फैसले पर तनकीद की। आज सुप्रीम कोर्ट से इस पर आपको अपना हक मिल रहा है, जिसको आप अपना हक कह रहे हैं, वो टर्म उसके लिए रिलीफ इस्तेमाल होती है, तो अब इस पर आप फिर खुश हो रहे हैं कि जी हाँ सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा अच्छा फैसला है। तो जो फैसला आप लोग के हक में आ रहा है उस पर आप अदालत की तारीफ कर रहे हैं, जो फैसला हक में नहीं आ रहा उस पर फिर उसी अदालत की आप तनकीद कर रहे हैं। देखिए इस तरह यह है कि अगर मेरे खिलाफ फैसला आता है, मैं उस फैसले के खिलाफ अपनी रिजर्वेशन जरूर कर सकता हूं, लेकिन आप ये तो नहीं कह रहे कि हम लोगों ने फैसला माना नहीं। हम लोगों ने फैसला माना है, तभी तो यह फैसला वो माना गया है, तभी तो इन लोगों को सीटें मिल गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है जब इनसे सीटें सारी हटेंगी तो मुझे बात बताए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये जो सेनेट के इलेक्शन, ये जो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन, ये जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, ये जो सारी इलेक्शंस है उनका क्या बनेगा? और अभी तो आगे आगे देखिए कितना, अभी तो जब इंशाल्लाह ताला ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 3 इस्लामाबाद की नशिस्तें इंशाल्लाह ताला जब वापस आएंगी, उसके बाद जो डोमिनोज इफेक्ट होगा और पूरे पाकिस्तान में से कोई 60 के करीब हमारी 65 एप्लीकेशंस जो है ना ट्रिब्यूनल्स में पड़ी हुई हैं नेशनल असेंबलीज के लिए। जब ये सारी 65 नेशनल असेंबली की सीटें जो हमें वापस मिलेंगी, जब वो मिल जाएंगी तो ये तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और ये लोग उस वक्त कहेंगे कि निकलना खुल्द से आदम का साहब, ये तो जब होगा फिर उस पर हम उसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि अभी तो ये फैसला है, इससे तो सिर्फ जो इजाफी सीट्स हैं ये उस हद तक ही महदूद है। तो सैर कामरान साहिबा, अब ये जो 226 का फिगर आप लोगों को हासिल था, 2/3 अक्सरियत आप लोगों की थी असेंबली में, कोई भी आप आईनी तरमीम कर सकते थे, कानून साजी बड़ी आराम से हो सकती थी। अब इन सब चीज़ों में मुश्किलात का शिकार आप लोग ये इस आज के फैसले के नतीजे में होने जा रहे हैं, तो अब क्या क्या तब्दीलियां आप आने वाले दिनों में देख रही हैं पार्लियामेंट में? देखिए हर बात अभी फैसला आया नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा तहम्मुल, कब्ल वक्त कयास सराइयाँ, कब्ल वक्त तजिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अभी तो मैं समझती हूँ कि हमें वेट करना चाहिए, और ये जो समझते हैं कि जी सारे पाकिस्तान की सीटें इन्होंने जीती हैं, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना इंसान को हकीकत पसंदी का भी तरक्की तरफ भी देखना चाहिए। तो बात यह है कि हर की तहकीकात तो सारी होनी चाहिए। 2018 में इन्होंने कैसे हुकूमत बनाई, 2014 में इन्होंने कैसे स्टेबिलिटी क्रिएट की। बात यह है कि आज जो पाकिस्तान के अंदर जब भी देखते हैं कि स्टेबिलिटी आने लगती है, ये जो है ना कोई ऐसी जो है वो सिलसिला शुरू कर देते हैं। मैं तो समझती हूँ कि जो इनके बानी तहरीक इंसाफ है उनका एक एजेंडा है,
मुल्क में भी कयास रहे, उनकी जमात में भी कयास रहे। एक दिन एक को स्पोक्स पर्सन नामजद करते हैं, दूसरे दिन दूसरा शख्स आता है, उसको कहते हैं बस आज के बाद तुम हो मेरे स्पोक्स पर्सन, तुमने महीने के बाद तुम पार्टी की क़यादत करोगे। उसके बाद एक दिन आज एक जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, अगले दिन दूसरा होता है। जिस दिन एक बंदा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नॉमिनेट हो जाता है, उस दिन उसका जो है वो दर्जा गिर जाता है। तो ये देखिए वो अपनी जमात में भी अफरा तफरी चाहते हैं, वो मुल्क में भी अफरा तफरी चाहते हैं। देखिए मैं आज जो बात करना चाह रही हूँ 2 दिन के बाद 9 में, क्या हम इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जली उसको भूल जाएं? क्या एक शख्स ने पाकिस्तान पे एटम बम गिराने की बात की उसको भूल जाएं? क्या इस बात को भूल जाए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी सिक्योरिटी पर सवाल उठाया? क्या इस बात पे भूल जाए कि शोहदा की यादगारों पे हमला हुआ? क्या इस बात पे भूल जाए कि मुल्क के इदारों पे हमला हुआ? क्या इस बात को भूल जाए कि अस्करी इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ? क्या इस बात को भूल जाए कि बैरूने मुल्क पता नहीं कहां की फंडिंग से और किस किस की सपोर्ट से पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन चली? क्या इस बात को भूल जाए कि IMF को खत लिखे गए कि पाकिस्तान को जो है वो न रिन्यू की जाए, पाकिस्तान को ना मिले कर्जे की? क्या इस बात को भूल जाए कि बैरूने मुल्क ताल्लुकात को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की गई? बात ये किस किस चीज को भूल जाए, किस किस चीज को भूल जाए? बात इन्होंने एक अपना इनका तरीका ये है कि कोई चीज स्टेबिलिटी ना, किसी चीज में स्टेबिलिटी ना हो। देखिए एक शख्स बैठा हुआ है जेल में, वो वहां से बैठ के भी अब कहते हैं जी वो खत वो लिखता है, वो कौन से आर्टिकल लिखता है, किसको कौन लिखता है इनकी जगह जो है वो जो जाता है अंदर, उनके वकील वो जाके बाहर एक पूरा आर्टिकल बना देते हैं और वॉशिंगटन पोस्ट में जब जाता है। ठीक है, आपको हमें देखिए हर शख्स जो जी शऊर है वो सब समझता है। सर साहब जितने भी वाकयात आपने गिनवाए यकीनी तौर पर ये नहीं भूले जा सकते, और इसमें से अक्सर जो केसेस हैं वो अदालत में हैं भी, खासतौर पर 9 मई के। आप खुद ये बता रही हैं कि देखें 2 दिन बाद 1 साल होने को आ रहा है, अभी तक कितने केसेस का फैसला सामने आ चुका है, कितने मुलव्विस अफराद की अभी तक शनाख्त हो चुकी है या उन पर ये उनको करार वाकई सजा मिल चुकी है? 1 साल होने को आ रहा है, कोई एक भी ऐसी मिसाल शायद मौजूद नहीं है। देखिए बात ये है कि हमारी अदलिया को जो एक जो मैं समझती हूँ जो जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर करना होगा, तभी इनका आप ये भी देखें ना कि शर्म आती है कि किस नंबर पर ये आते हैं आलमी दुनिया की रैंकिंग में। तो बात ये है कि जब तक कि जो है इंसाफ जो है बर वक्त नहीं होगा, जब तक कि हम इसको क्या कौन सा जी शऊर पाकिस्तानी है जो इस बात को बर्दाश्त करेगा कि आपका मुल्क का दारो खिलाफत जल रहा हो? कौन इस बात को बर्दाश्त करेगा कि आपके मुल्क की शोहदा की यादगारों पे हमले हो? कौन इस बात पे बर्दाश्त करेगा कि आप GHQ पे हमला करें? मैं समझती हूँ इतनी जरूरत तो आपकी जो है दुश्मनों की नहीं हुई, जो इन्होंने मुल्क के अंदर रह के एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, जो कियोस क्रिएट किया, जो मुल्क की मईशत को, मुल्क की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाया। तो बात यह है कि क्या इस सब चीजों को भूला जा सकता है? ठीक है, क्या ये क्या मुझे बताएं कि एक शख्स जो कि वजीर आजम के ओहदे पे फाइज रहा हो, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है? वो जो है कभी किसी मुल्क को के साथ ताल्लुकात खराब करने की बात करता है, कभी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब करने की बात करता है, मुसलसल पार्लियामान के अंदर इंस्टेबिलिटी की बात करता है। बात है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि मुल्क के अंदर तो आप कर रहे हैं, आपने तो अपनी जमात के अंदर भी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। जो बारूदी सुरंगें बिछाने का दावा आप करके कहते हैं वो आपने अपनी जमात में भी बिछा दी। हमने थोड़ी कहा था कि आप सुन्नी इतिहाद काउंसिल में जाएं, हमने थोड़ी कहा था कि आप ऐसी जमात में शामिल हो जिसका अब तक सरबराह भी उस जमात के टिकट पे इलेक्शन ना लड़ा हो। तो बात ये है कि ये तो आपके पास अपने पास सोच विचार थी, आप इतने इंटेलिजेंट है, वॉशिंगटन पोस्ट पे आपके आर्टिकल छपते हैं, आप इतने इंटेलिजेंट है, आपको ये नहीं पता कि आप अपनी जमात में बारूदी सुरंगें बिछा रहे? ठीक है, चले अब ये सही है। चलें हुमायूं साहब को मैं मौका दूंगा अगले सेगमेंट के उस पर रिस्पॉन्ड करें। रफीक रजवाना साहब, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो कि इजाफी सीटें दूसरी जमातों को देने का, जो मखसूस नशस्तें थी इजाफी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, वो जो दूसरी जमातों में तकसीम हुई थी, उस फैसले को अभी मुअत्तल कर दिया। अब 3 जून से इस पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, लेकिन जो फिलहाल जो सीटें आप लोगों को सारी जमातों को इजाफी मिली थी वो अब वापस हो गई हैं उस वक्त तक। देखिए उस फैसले को जो मुअत्तल किया है उसके बाद उस फैसले पे मुअत्तल होने से पहले अमल दरामद हो गया। ठीक है जी, अभी जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक अभी कुछ भी नहीं हो सकता। जब फैसला मुकम्मल आएगा उसके बाद उसके जो असरात होंगे पार्लियामेंट की तादाद पर, मुख्तलिफ जमातों को जिनको वो सीटें दी गई हैं PTI के अलावा, अगर अल्टीमेट ये फैसला आता है तो फिर उसके बाद गुफ्तगू में ज्यादा वजन होगा। खाली मुअत्तल करने में मैंने समझा शायद फैसला ही खत्म हो गया और सीटें परमानेंटली उन्होंने PTI को दे दी है और बाकी जमातों को जो दी है उनको गलत करार दिया है। ये तो सस्पेंड हुआ है सिर्फ फैसला, और जो अमल दरामद हुआ है मेरी नजर में जो अमल दरामद हुआ उसको वापस करना
इस ऑर्डर से पहले जो अमल दरामद हो चुका है उस पर देखे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, मगर जब फाइनल फैसला होगा ना उस पर गुफ्तगू बन सकती है। ये प्री मैच्योर है, आप मैच्योर तो नहीं है मगर कबल अज वक्त बहुत सी बातें आप डेरे बहस ला रहे हैं। मेरी नजर में उनको डेरे बहस नहीं लाना चाहिए। तो फर्ज महल अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ का हक था तो ठीक है, उसके जो भी असरात पड़ेंगे उस वक्त देखे जाएंगे। असरात क्या पड़ने, जिन जिन जमातों को वो सीटें गई हैं उनकी जमातों की तादाद से वो सीट कम हो जाएगी, जमहूरी निज़ाम चलता रहेगा। बाकी रही आप बात कर रहे थे कि तरमीम होगी फलां होगा, तो जो तरमीमें पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के आइन के मफाद में है, पाकिस्तान की कानून साजी पाकिस्तान के लोगों के मफाद में है, वो जो है कानून साजी होनी चाहिए, उसमें किसी जमात में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें जी रफ़ीक साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं, चूँकि जो गंदम अनवारुल हक काकड़ साहब का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि पीडीएम के दौर में भी ये गंदम इंपोर्ट की गई थी, इस दौरे हुकूमत में भी जो अभी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इसमें भी ये गंदम इंपोर्ट हुई है, तो फिर निगरान हुकूमत पर ही क्यों शोर मचाया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान के किसान इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। 10 मई से अब ये एहतजाज करने जा रहे हैं और ये ऐलान इसलिए हुआ चूँकि हुकूमत ने गंदम की सरकारी तौर पर ख़रीदारी से इनकार कर दिया है। अब ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल किसानों के लिए है कि अगर उनको जो उनकी इन्वेस्टमेंट है इस फसल में, अगर उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, वो पैसा उनको नहीं मिलेगा, तो फिर आगे जो बड़ी अहम फसलें आनी है वो किस तरह से वो चला सकेंगे। और उसके साथ साथ जो एक हुकूमत की जानिब से कमेटी बनाई गई थी जिसका गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास भी हुआ, जिसने ये तहकीकात करनी है, इंक्वायरी करनी है कि पिछले जो 2-3 माह में जो गंदम इंपोर्ट हुई है वो क्यों हुई, उसमें कितनी और किसकी बदनीयती शामिल थी, उसका मैंडेट सिर्फ इसी हुकूमत की हद तक है। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने या उससे पहले की गवर्नमेंट ने जो गंदम इंपोर्ट की है फिर उसका क्या होगा, ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है आगे आने वाले दिनों में, पाकिस्तान को मुआशी एतबार से कितना नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, आगे पाकिस्तान की फसलों पर कितने इसके असरात मुरतब होंगे, इस पर ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं। रफ़ीक जवाना साहब, ये इस दौरे हुकूमत में भी यानी शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत में भी गंदम इंपोर्ट की गई है, काबीना को या जो फूड मिनिस्ट्री होती है या प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता कि हमारे मुल्क में कितनी ज़रूरत है, कितनी गंदम ऑलरेडी मौजूद है, अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे किसानों को कितना नुकसान होगा। देखिए, सबसे पहले ये बताएं कि ठीक है इंपोर्ट को मैं फेवर नहीं कर रहा, इंपोर्ट जो ये पता नहीं किस तरीके से ये मैनूवर की गई है, कोई रिपोर्ट इस बारे में किसी तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने आई है? किस बारे में? ये कल इजलास हुआ है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का और उन्होंने ये फिगर्स शेयर किए हैं कि इस दौरे हुकूमत में भी गंदम मंगवाई गई है। बिरादरम बरखुरदार उसकी तहकीकात आने दें, पता चले कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होती है। ठीक है, अब किसी दौर में इंपोर्ट हुई, इसके दौर में इंपोर्ट बाद में भी हुई, देखा ये कहाँ से इनिशिएट हुआ, कहाँ से ये मसला चला, किस तरह चलते चलते ये कैसे चला और कहाँ से ये बदनीयती चली, कहाँ से मैनूवरिंग हुई, कहाँ से ये साजिश हुई। ठीक है, उसके बाद ये मामूल में बात पड़ गई होगी या चलती गई होगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये गंदम के स्कैंडल की फैक्ट फाइंडिंग पूरी जब तक ना आ जाए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना हो जाए, उससे पहले किसी को मूरद इल्जाम ठहराना तबसरा तो किया जा सकता है, मगर मूरद इल्जाम ठहराना, मूरद इल्जाम भी नहीं बल्कि साबित हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहिए। उससे पहले कई दिनों से ये बहस बड़ी चल रही है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो बात यह है कि छोटी बहुत बड़ी बात है, इसको अभी साथ चलने दे, इसके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, कोई कमीशन बनता है जो भी है और वो जिम्मेदारों का तयन करे और हालात का तयन करे, तो ये जरूर अपने नतीजे पर मुंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए पाकिस्तान का किसान। और मैं तो जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, हमारा जो शोबा है यही है, तो इस खित्ते का ये तो बड़े अफसोस की बात है, लोगों को जो है गंदम की फरोख्त में बड़ी मुश्किलात का सामना है। इनकार नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट अपने मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक ही काम कर रही है,
काम कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, तो इसीलिए नहीं, रफीक साहब इनकार कर दिया है पिछले, ये इनकार ये ना, वो कह रहे हैं कि हम अभी नहीं खरीद सकते, अभी नमी का फैक्टर है, पास्को इसी दौरान खरीद रहा है और जो उसका अपना कोटा है वो ले रहा है। पंजाब हुकूमत अगर अभी तक नहीं खरीद रही है तो फिर वो कब खरीदेगी? आगे तो अभी दूसरी फसलें फिर आनी है, वक्त गुजरता जा रहा है। तब तरह करे तो इससे पहले तो कोई अदालत या कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किसी को मूरत इल्जाम ठहराए तो उससे मीडिया में तो सारे बंदों को लटका दिया जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है इस तबसरे को जरा हल्का हाथ रखे, चलाएं जरूर, हल्का हाथ रखें, और जो जिस पर ये चीज साबित होती है उनको जरूर अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। किसान बड़ी तकलीफ में है, मैं तो 100% किसानों के साथ हूँ। ठीक है, तो हुमायूं मोहम्मद साहब, ये कोई 34 लाख टन के करीब जो गंदम इंपोर्ट हुई है, अभी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का हम इंतजार करें, वो कब रिपोर्ट देती है, उसके इजलास कब होते हैं, फिर वो तो रिपोर्ट देगी, वो सिर्फ इस हुकूमत से मुतालिक जो निगरान हुकूमत में जो कुछ हुआ या पीडीएम की पिछली हुकूमत में जो कुछ हुआ है, फिर वो उसको हम उसको भुला दें, उस पर बात नहीं की जाए। क्या आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है हुमायूं मोहम्मद साहब? देखिए, इसमें पार्टी के मौक़िफ़ को छोड़ें, इसमें जो मसला है वो आप देखें, जो हमारे जो फार्मर्स हैं, ठीक है ना, उन लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि इनकी हुकूमत में जुलाई में पिछले साल जुलाई में इन लोगों ने कहा कि टोटल जो ज़रूरत है वो 19 लाख टन की है, और फिर वो कहा था कि तकरीबन इंपोर्ट का जो एक तखमीना लगाया गया था वो 18 लाख टन का कहा था। इन लोगों ने ईसीसी में 1 लाख टन की इजाज़त के लिए किया था, जो कि बाद में उन्होंने कर दिया था कि अभी नहीं, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा अभी नहीं करते। अच्छा, बाद में जो इन्हीं की निगरान हुकूमत, ये याद रखें, ये काकड़ साहब इन्हीं के ही बंदे थे, किसी और के नहीं थे। इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ये गवर्नमेंट में भी थी, अपोजिशन में भी यही लोग थे, क्योंकि जो अपोजिशन लीडर था वो इन्हीं पार्टी में से, जो जितने भी उस वक्त अपोजिशन में थे वो इन्हीं की मुख्तलिफ जमातों से इन्हीं के कैंडिडेट्स हैं। तो इन्हीं लोगों ने काकड़ साहब को कर दिया था। फिर वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट में उन लोगों ने कहा कि हम 18 लाख टन की बजाय हम 35 लाख टन इम्पोर्ट करेंगे। अच्छा, वो 35 लाख टन इन लोगों ने जो इम्पोर्ट किया है वो 3100 रुपए के लिहाज से किया है, और उसको पाकिस्तान लाकर बेच दिया है लोगों के अंदर 4500 रुपए के लिहाज से। 85 अरब रुपए किसी ने कमा लिए हैं। वो किसने कमाए हैं ये जरा पता करें, आपको पता चल जाएगा। इन्हीं के लोग हैं, यही वो लोग हैं, यही वो सारी माफिया है, चाहे वो चीनी माफिया है, चाहे वो LNG माफिया है, चाहे वो पेट्रोल माफिया है, चाहे जो भी है, IPPs है, सारे इन्हीं के, शुगर मिल सारे इन्हीं लोगों के हैं। इन्हीं लोगों ने हर जगह पे कब्जा किया हुआ है, और यही मुख्तलिफ जगहों से, कभी एक जगह से जोंक की तरह खून चूसते, कभी ये बाजू में जोंक की तरह खून चूसते, कभी ये कमर पे लग जाते, कभी ये पाँव पे लग जाते हैं, जोंकों की तरह इस मुल्क को चूस रहे हैं, और ये खुद बड़े होते जा रहे हैं, मुल्क को तबाह करते जा रहे हैं। ये आप हिस्ट्री देख ले, 1971 से लेके आज तक देख ले, यही दो पार्टियां हैं, यही वो लोग हैं। 1984 से लेके इनकी शक्लें भी नहीं बदली, इनके लोग भी वही बैठे हुए हैं जो 1984, 85, 88 में थे, आज भी वही लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे एक बात बताएं, क्या मुल्क ये खाक से ही होगा? वही लोग है, वही सोच है, वही सब कुछ है, उसी तरह ही तबाह करते जा रहे हैं। IPPs के जो मुआहदे हुए थे इन्होंने किए, जिसकी वजह से आज तकरीबन 2.5 खरब रुपए सालाना हम लोगों के ऊपर कैपेसिटी चार्जेस होती है। आप सोचिए, इन लोगों ने इस किस्म के मुआहदे किए कि एक कंपनी है, उसने 1 यूनिट बिजली 1 साल में नहीं बनाई, लेकिन 28 अरब रुपए मुनाफा लेकर चले गए हैं। अब जब इस किस्म के मुआहदे होंगे तो क्या ये पाकिस्तान के हक के मुआहदे थे? इनको तो पकड़ के सबको उल्टा टांगना चाहिए कि आप लोगों ने ये किस किस्म का किया। आज अगर पाकिस्तान नीचे जा रहा है वो इन्हीं लोगों के गलत उसके लिहाज से। अच्छा, उसके ऊपर से ये फिर साहब जो ज़ाहिर माजी में हुआ है वो तो अपनी जगह पर जो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, लेकिन ये गंदम स्कैंडल वाले मामले को, इसको तो कम से कम एक टेस्ट केस बनाया जा सकता है। कम से कम ये एक ऐसा मिसाली केस बन जाए कि फिर इससे फिर वो सिलसिला पीछे की तरफ ले जाया जाए। अच्छा, उन्होंने काकड़ साहब ने क्या कहा है? काकड़ साहब ने कहा है कि मैंने जो किया है वो तो अपनी जगह छोड़ो, ये मेरे साथ पूरी तरह शामिल है, इनकी हुकूमत में भी सब कुछ है। उन लोगों ने, आपने काकड़ साहब और उनकी वो गुफ्तगू नहीं सुनी जिसमें काकड़ साहब कहते हैं कि मुझे मत बोलने दो वरना मैं फॉर्म 45 का अगर मैंने जिक्र कर दिया आप लोग तो किसी मुंह के नहीं रहोगे, उन्होंने कहा है। और दूसरा मसला, अभी वो सेनेटर साहिबा बता रही थी कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मसला है।
आप लोग सोचे कि बाप बेटे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता कि पीपीपी का जो उन्होंने बजाय बेटे को देने की अपनी बहन को दे दिया, और फिर ये लोग इस वजह से ये लोग खाइफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि ये लोग आदी हैं कि जब तक बाप बेटी बहन बीवी बेटा चचा ये ना हो आप लोग तो उस पोजीशन के काबिल ही नहीं हो। ये लोग जितना मर्जी कर ले, पहले बिलावल भुट्टो आया था, फिर आसवा भुट्टो आएगी, और अब आपको पता है वो जो बच्चे भी खड़े थे। साहब मैं जाहिर है इस पर अब सैर साहिबा भी रिस्पॉन्ड करेंगी यकीनन, लेकिन ये हम जब ये वाली बातें सब शुरू कर देते हैं तो फिर जो अवामी मसाइल हैं, जो अभी गंदम का स्कैंडल है, जो दीगर इशूज़ हैं, फिर जाहिर है कि उन पर से फिर हमारी तवज्जो फिर हट जाती है। आप नहीं समझते क्या? देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज समझाता हूं, ये जो जितने मसले हैं ना, इन मसलों के पीछे जो सोच है, प्रॉब्लम उस सोच की है। अच्छा, वो सोच कहां से निकलती है? वो सोच एक खानदान की सोच होती है। जिस सोच से आपकी परवरिश होती है वही लोग जब आगे डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान का बेसिक मसला ये है, पाकिस्तान का बेसिक मसला ये है कि यहाँ पे नेपोटिज्म है। पाकिस्तान का बेसिक मसला ये है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नहीं, यहाँ पे जो लैंड है वही खानदान। ये पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से आ गया। अब जरा सैर साहिबा को मैं रिस्पॉन्ड करने का मौका देता हूँ। पाकिस्तान तबाह हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा मजदूरों की, किसानों की हक की बात करती है, उनके लिए आवाज़ उठाती है। अब जो हुकूमत आपकी सपोर्ट से इस वक्त तश्कील में आई है, उस दौरे हुकूमत में किसान अब सड़कों पर आ रहे हैं, उनकी गंदम खरीदने को हुकूमत तैयार नहीं है, उनके आगे के लिए अगली फसलों में पैसे लगाने के लिए उनको अब इस वक्त आप समझें कि लाले पड़े हुए हैं। तो अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में क्या करेगी? क्या किसानों की कोई मदद कर सकती है? क्या मजदूरों के हक में आप सामने आ सकते हैं? अरबाब, इस इशू को सबसे पहले कौमी असेंबली में मैंने उठाया। ये कंसर्निंग था कि जिस 1 अरब के लिए हम IMF की जो है वो मिलते तंडे करते हैं, वो $1 अरब जुलाई से लेके 31 मार्च तक जो है गंदम की इंपोर्ट पे खर्च कर दिया गया। और सिंध के अंदर जो है गंदम की हार्वेस्टिंग मार्च में शुरू हो जाती है। हम पंजाब से थोड़ा दिन पहले फसल लगती भी है और फिर तैयार भी होती है। तो 31 मार्च तक गंदम की दरामद जो है वो एक सवालिया निशान है। और दूसरी बात यह कि इस मसले को महज कमेटी बनाने के ऊपर हम जो है वो कबूल नहीं करेंगे। सिंध के अंदर जो केयर टेकर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उस वक्त की निगरान हुकूमत को खत लिखा था कि आप गंदम जो है वो इम्पोर्ट ना करें, वरना जो है जो हम फार्मर से जो हमने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की हुई है उस पर नहीं खरीद सकेंगे। इसी के साथ साथ जो है जो हुकूमत बनने के बाद हमारे जो सिंध के एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं जामखान शोरो साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई आप जो है जो पाइपलाइन में है इसको रोकें क्योंकि हमारी फसल तैयार है। अब जो अलमिया है उसको एक ग्रोअर समझ सकता है कि जो एक आम किसान है वो जिस तरह से 2021 से जो है हमने देखा कि एकदम मल्टीप्लाई हुई खाद की, डीजल की, जो एक क्राइसिस आया हमारे यहाँ 2020-21 में मल्टीप्लाई हुई डीजल की कीमत, खाद की कीमत, इनपुट्स की कीमत, तो वो जो है उसने इतनी ज्यादा जो है प्राइस शूट कर दी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया कि एक आम किसान जो है वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। वो जिसने उधार पे बीज लिया, उधार पे खाद ली, उधार पे डीजल लिया या उधार पे पैसे लेके 5-6 महीने मेहनत की, 6 महीने जमीन का किराया दिया, वो आज जो है अपनी गंदम लेके सड़कों पे रोल रहा है। सिंध के अंदर तो मैं समझती हूँ कि फिर भी एक इनिशिएटिव सिंध हुकूमत ने खरीदारी की, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पास्को को रिप्लाई करना है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्लाई करना है, और निगरान वजीर आजम अगर इस काबिल नहीं थे कि उनकी कैपेसिटी नहीं थी, उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इन चीजों को देखते, तो फिर वो आज अपने इरेशनल डिसीजंस की अगर ओनरशिप नहीं लेते तो मैं कहूँगी बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि किस किस्म के लोगों को इस किस्म के ओहदों के ऊपर फाइज किया जाता है। ठीक है, जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं उन्होंने आवाम को जवाब देना होता है। हम अपने गवर्नर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन मुझे ये आज बताएं कि अगर ये इसी तरीके से इंक्वायरियां नहीं, अभी तो एक अजीब किस्म की खबरें पढ़ रहे हैं कि जी पोर्ट में जहाज जो है आया और फरार हो गया, उसे 1500 टन गंदम कम दी। देखिए ये जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनी जिनको इंपोर्ट की इजाजत दी गई, हाँ इंपोर्ट उस वक्त होती है जब आपकी अपनी प्रोडक्शन कम हो, इंपोर्ट जब होती है जब आपके यहाँ क्राइसिस हो। पिछले साल हमारे जिला बंदी थी, आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गंदम नहीं भेज सकते थे, लेकिन इस दफा जब आपने किसानों को बोला कि जी हम जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, हमने ये माना कि पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एक ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया
और किसानों ने अपनी पूरी मेहनत और अपने पूरे वसाइल लगा के गंदम की काश्त की, तो आज वो दूसरी फसल कपास काश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका सर्वाइवल, उनकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन है। इसका एक वाहिद हल ये है कि हुकूमत जो कंपनियां इन्वॉल्व थी उनसे रिकवर करे, किसानों को रिलीफ दे, जो बैंकों से पैसे लेके दिया हुआ है इन कंपनीज को उनकी अदायगी करे और किसानों से फसल खरीदे। एक और भी चीज है कि ये जो बाहर से गंदम आई है, इसकी जो मैं लिस्ट देख रही थी, इट वाज इन्फेक्टेड विद द लाइव इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये गंदम तो कौन खाएगा? आप हमारे जो एक डोमेस्टिक फसल तैयार है, हुकूमत को ये एक लेना पड़ेगा फैसला, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। जिन लोगों ने मुनाफाखोरी की है उनसे वसूल किया जाए। ठीक है, अगर ये इसी तरीके से बनी तो ये हाल नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही। चलें देखते हैं कि हुकूमत कितनी इसमें संजीदगी दिखाती है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो सऊदी वफ्द में मौजूद है। अब ये जो सरमायाकारी पाकिस्तान आने जा रही है $5 अरब की, इससे पाकिस्तान को इकनॉमिक कितना बूस्ट मिल सकता है, और फिर इस दौरान अगर अपोजिशन सड़कों पर होगी तो क्या ये पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है या नहीं, और अपोजिशन इस पर क्या सोच रही है, हुकूमत किस तरह से अपोजिशन को इंगेज करेगी। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात एक सरमायाकारी के एतबार से नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। सऊदी वक्त पाकिस्तान आया, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, और फिर इस वक्त भी एक 50 रुकनी तिजारती वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और ये तवक्को की जा रही है कि इसी महीने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और उसमें फिर जो $5 अरब की सरमायाकारी है उससे मुताल्लिक मुआहदात और जो मुफाहमती याददाश्तें उन पर दस्तखत होंगे। तो अब पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त ये कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, और इस वक्त जो हम एक सियासी मुहाज़राई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान देख रहे हैं, अपोजिशन अगर सड़कों पर होगी, एहतजाजी तहरीकों का आगाज़ हो चुका है, मौलाना फजल रहमान जगह जगह जलसे कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जल्दी सड़कों पर आना चाहती है। तो अब ये एहतजाज क्या इस सरमायाकारी को डिस्टर्ब कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को एक नया बूस्ट देने जा रही है? इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करते हैं। हुमायूं मोमन साहब, अब ज़ाहिर है कि आप लोग अपने जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं, जो आप लोग के रिजर्वेशंस हैं, उस पर आप लोग एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, हुकूमत को आप डेडलाइंस भी दे रहे हैं, उनको आप अपने मुतालबात भी सामने रख रहे हैं। अब ये जो बैरूनी वफ्द होते हैं जब ये आते हैं तो इन पर किस तरह का तासुर जाएगा कि किसी भी मुल्क की अपोजिशन सड़कों पर हो और ये उस मुल्क के साथ आकर सरमायाकारी की बात कर रहे हो, वो देख रहे हो कि यहाँ तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो फिर ये मुआहदात कामयाबी के साथ कैसे आगे बढ़ सकेंगे? मुझे जी बात हंसी आ जाती है लोगों के सवाल पूछने पे। आप जो सवाल पूछे आपका क्या मतलब है? उनको नहीं पता पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है क्या? उसके लिए वो आके उनको पता चलेगा कि यार ये लोग सड़क पे निकले हुए हैं? मतलब आज के दिन में आई एम श्योर कि जो मीडिया है, जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस है, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में पता है, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शंस को जिस तरीके से मैन्यूवर किया गया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो शब खून किया, दिन दिहाड़े डाका मारा गया है, उसकी बेसिस पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब ये याद रखें, ये बिल्कुल आके इन्वेस्ट करें, वो इंडिपेंडेंट चीज होती है, ये चलती रहती है, इसका ताल्लुक एज सच पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ऊपर नीचे आने से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शंस होती हैं। लेकिन सवाल ये हो जाता है, मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि अगर मैं और मेरे भाई के दरमियान में एक प्रॉपर्टी है और एक फर्ज करें हम प्लाजा बना रहे हैं और उसके अंदर झगड़ा है, क्या आप एज एन इंडिपेंडेंट बंदे उसमें आके इन्वेस्ट करोगे? आप कभी नहीं इन्वेस्ट करोगे। ये बातचीत हो रही होती है, लेकिन उस बातचीत के लेकिन हुमायूं साहब, ये 2014 में जब आप लोगों ने धरना दिया और उस वक्त फिर चीनी सदर आ रहे थे, और वो अब उस वक्त की हुकूमत ये कहती है कि वो आपके धरने की वजह से वो नहीं आया और उससे फिर पाकिस्तान को बड़ा एक माशी नुकसान हुआ, बहुत कुछ तय हो सकता था जब वो आते। तो उस वक्त भी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान में आप लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उन्होंने वो दौरा उस वक्त अपना मनसूख किया, तो वो भी तो एक बयानिया फिर आप लोगों के खिलाफ उस वक्त बना।
अच्छा, आपने उस चीनी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, चूंकि ये काफी पुरानी बात होगी, 10 साल पुरानी होगी, मुझे 100% नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि चीनी जो सदर थे उन्होंने उस चीज को कि ये पीटीआई के धरने की वजह से ये सारा कुछ किया था, मेरे ख्याल में उन्होंने उसको डिनाई किया था, उस फैक्टर को डिनाई किया था। उनके और भी वजूहात थे, उसके वो वजूहात वो वाहिद वजह नहीं थी, उसके और वजूहात थे। और दूसरे ये याद रखें, ये धरने शरने पूरी दुनिया में होते रहते हैं, वहां पे ये चीजें चल रही होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो धरना हो रहा था, वो बाकी जगहों पे आपके स्टेट जो होती है उन जगहों पे फिर भी चल रही होती है चीजें, हर जगह पे कर रही होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मुलाकात नहीं हो सकती या चीज नहीं हो सकती, वो चीजें अपनी जगह पे चलती रहती हैं। हाँ, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों ने आज तक अवाम के साथ सच कब बोला है कि ये आप ये बता देंगे कि ये उस वक्त सच बोल रहे थे? इन्होंने पाकिस्तान के साथ हमेशा झूठ बोल रहा है। इनके इन झूठों की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पे गिरा हुआ है। इन लोगों के गलत फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पर है। इन लोगों की गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान आज है। इन लोगों ने नेपोटिज्म की वजह से आज पाकिस्तान तबाह हुआ है। इन लोगों ने हमेशा से पूरे मुल्क को तबाह किया हुआ है। सिर्फ एक चीज है जो इनको फायदा हो रहा है, वो है इनके खानदानों को फायदा हो रहा है। आप देख लें, जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कहां चली गई हैं। जब से ये लोग और पाकिस्तान को देखे नीचे जा, इनके अपने हुकूमत सिचुएशन को डील कैसे करेगी? हुमायूं साहब, जरा सैर साहिबा से मैं पूछ लूं, ये खुद हुकूमत का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इनकी सपोर्ट से हुकूमत बनी है। तो सैर साहिबा, अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी, ये दौरे भी होते रहेंगे, ये सरमायाकारी भी आती रहेगी, और अपोजिशन को भी हुकूमत बगैर एंगेज किए सड़कों पर छोड़ देगी कि वो एहतजाज करती फिरे, या फिर कोई प्लान है अपोजिशन को एंगेज करने का, डायलॉग की मेज पर लाने का? देखिए अरबाज, सबसे पहले तो जो डेलीगेशन आया है मैं उसको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दीर्घा ताल्लुकात हैं और हर मुल्क वक्त में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तानियों ने सऊदी अरेबिया की तामीर और तरक्की में एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत और वक़ार हमेशा रहा है। अब अफसोस की बात यह है कि मैंने आपको बताया ना कि जिस जमात का और जिस जमात के सरबराह का मिशन ही डिस्ट्रक्ट पाकिस्तान हो, उससे मैं क्या कह सकती हूँ। ये खाली एक आप चाइनीज प्रेसिडेंट के दौरे की बात ना करें। नवंबर 2022 के अंदर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आना चाह रहे थे पाकिस्तान, और उस सिलसिले में काफी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन इसी आपको याद होगा कि उस समय वो 27 नवंबर को वो इनकी एक जो है लॉन्ग मार्च थी कि आर्मी चीफ के तैनाती के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो दौरा जो है उस वक्त मंसूख हुआ। फिर इसी तरीके से इन्होंने मुसलसल पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा की। अभी कुछ दिन पहले जो इनका एक बयान आया था, ये जो पहले अमेरिका को कहते थे रिजीम चेंज, इन्होंने उसके अंदर सऊदी अरेबिया का भी नाम दिया, जहां इनको ये पता लगता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कहीं बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो वापस रिकनेक्ट हो रहा है। ये एक ऐसा इशू, ऐसा सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर देते हैं, और इस बात से किसी को इनकार नहीं है। और बात ये बार बार खानदान खानदान करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि आप अपने खानदान को ओन करें तो आपका भी खानदान हो। बाकी पार्टी के अंदर ऐसा तो कोई मुझे नजर नहीं आता इनका मेंबर जिसने मोरसी सियासत ना की हो या अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट ना किया हो, तो बातें वो करें। मतलब मैं इन चीजों पे जाना नहीं चाहती। पाकिस्तान के मसाइल आज इस वक्त ऐसे हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, और इसके लिए तमाम सियासी जमातें जो है वो इस बात की कोशिश कर रही हैं कि मुल्क के अंदर बेहतर फिजा हो। ये बैठे हैं इन पार्लियामेंट में, और तमाम मैं समझती हूँ कि ये भी मुस्बित है कि हर पार्लियामेंट्री एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं, चाहे शोर शराबे के साथ, चाहे ये वहां पे है, इस वक्त वहां के बेनिफिट्स को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बात ये है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी और जो हल्फ लिया है उसकी भी पासदारी करें, थोड़ी सी जिम्मेदारी को भी ऑन करें। ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट करें पाकिस्तान में कि जो एक मेहनत करके एक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है, एक हुकूमत ये चाहती है, एक पार्लियामान के मेंबर्स ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, हम इस क्राइसिस से निकले, हमारे अवाम को रिलीफ मिले, ये उसके अंदर फिर किसी किस्म का कहना इस तरह की इंतशार पैदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहबा, सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, और प्रोग्राम के पिछले हिस्से तक रफीक रजवाना मौजूद थे। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।